So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on class 11th and the name of the topic is dimensions या dimension formula. In this video lecture we will cover the topics like dimensions of physical quantities, dimensional formula, dimensional equation and dimensional analysis and what are the application of dimensional analysis on our class 11th physics. इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है या डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती हैं, डायमेंशन एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूले का यूज क्या है या डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, डायमेंशंस ही क्या होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज देखें कि हम क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसमें ज्यादातर क्लासिकल फिजिक्स से डील करते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में 95% पार्ट में हम देखें तो मोशन ही होता है। मतलब अगर मैं एक छोटे से एटम को देखूं, छोटे से एटम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन की स्टडी करूं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की स्टडी करूं या बड़े से बड़े यूनिवर्सल लेवल पे सन के आसपास मूव होने वाले प्लैनेट्स की स्टडी करूं, मेरे को एक ही चीज दिखाई देती है, मोशन। मतलब क्लासिकल फिजिक्स में ज्यादातर पार्ट किसका कवर होता है, मोशन का कवर होता है। ठीक है, और जब भी हम मोशन से डील करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर तीन फिजिकल क्वांटिटी से हम सबसे ज्यादा डील करते हैं। एक होती है मास, एक होती है लेंथ और एक होती है टाइम। तो मैं अब बोर्ड पे देखता हूं, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला हर टॉपिक के साथ आपको इस्तेमाल होगा। क्लास 11 के सारे टॉपिक में इस्तेमाल होगा और क्लास 12 के सारे टॉपिक में इस्तेमाल होगा। तो इसको ध्यान से समझिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक, तो अभी हमने बोला कि जब भी मैं मोशन से डील करता हूं या क्लासिकल फिजिक्स से डील करता हूं तो सबसे ज्यादा तीन फिजिकल क्वांटिटी मेरे को बार बार इस्तेमाल में आती है। वो तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है मेरे पास, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम मेरी सबसे ज्यादा डील होने वाली चीज है। जैसे लेट अस सपोज दैट कि चौक है, इस चौक को अगर मैं फेंक रहा हूं, ये चौक मूव कर रहा है तो इसमें मेरे पास एक चीज है, इस चौक के पास कुछ ना कुछ मास है। दूसरा, इस चौक के पास कुछ ना कुछ एरिया है। एरिया किससे बनता है, मेरा लेंथ से ही बनता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब दो टाइप के एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा एरिया बन जाएगा। एरिया के साथ में इसमें वॉल्यूम भी है, मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। और अगर ये मोशन कर रही है और डिस्टेंस कवर कर रही है तो फिर लेंथ आ गया। अगर ये कुछ स्पीड के साथ मूव कर रही है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब बेसिकली मैं कितना भी डील करूं, ज्यादातर चीजों में मेरे को यही तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है। पहले है आपका मास, दूसरा है आपका लेंथ और तीसरा है आपका टाइम। ठीक, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमने एसआई बेस्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा हुआ है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केल्विन इस्तेमाल करते हैं। तो केल्विन के लिए हम क्या लिखते हैं, केल्विन के लिए हम के लिख देते हैं। टेम्परेचर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडेला यूज करते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, कैंडेला लिख देते हैं। ठीक, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से शो करते हैं और एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम मोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, मोल लिख दे रहे हैं। बट बेसिकली इस क्लास 11 की फिजिक्स में जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन क्वांटिटी का ज्यादा इस्तेमाल है। ये हमारा मास, लेंथ और टाइम। जब हम क्लास 12th में जाएंगे उसमें हमारा कुछ मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, मैग्नेटिज्म आता है, तब हम क्या करते हैं, इन चीजों से ज्यादा डील करते हैं। तो अभी इस वीडियो लेक्चर पे हमको क्या पढ़ना है, मास, लेंथ और टाइम के बारे में। ठीक, अब समझते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला होता कैसा है। ठीक, लेट अस सपोज दैट कि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं। फिजिकल क्वांटिटी क्या ली मैंने, वेलोसिटी। ये चलिए और छोटे में जाते हैं, अपन लेते हैं एरिया। हम सिर्फ एरिया से डील कर रहे हैं तो कैसा बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा एरिया। तो एरिया कैसे बनेगा, एरिया बनेगा मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, अब मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि एरिया जो है मेरी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिली और दोनों फंडामेंटल क्या है, दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी मेरी क्या है, लेंथ है। मतलब क्या दिख रहा है मेरे को कि बेसिकली लेंथ का ही स्क्वायर हुआ है। मतलब मेरे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, फिर मैंने उससे एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना दी है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया बोल रहा हूं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को, मास, लेंथ, टाइम में से मुझे क्या दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम होता है मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब तीन प्रकार की लेंथ का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं तीन प्रकार की लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कैसा बन जाएगा, मेरे पास लेंथ का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं स्पीड की बात करूं
अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड कैसा बनता है मेरे पास, स्पीड बनता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, मतलब डिस्टेंस में लेंथ है और टाइम मेरे पास ये टाइम है, तो ये लेंथ और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी से मेरे पास क्या बन गया, लेंथ बन गया। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं कि ये लेंथ है इसमें और टाइम भी है, बट टाइम मेरा इनवर्स के फॉर्म में, तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा ये मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास टाइम टू द पावर -1। मतलब बेसिकली इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ये तीन डायमेंशन से हम डील कर रहे हैं, पहला हम बोल रहे हैं मास, दूसरा हम बोल रहे हैं लेंथ और तीसरा हम बोल रहे हैं टाइम। ठीक, तो इसी तरीके से अब देखिए, अब एरिया को मुझे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो मैं किस तरीके लिखूंगा। अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला तो मैं यहां देख रहा हूं मास कितना है, मास इसमें कुछ भी नहीं है, मास अगर कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि इसका मास कैसा है, इसका मास मेरा 0 बन जाएगा। ठीक, क्या इसमें लेंथ है, हाँ लेंथ है, कितना है, स्क्वायर टाइम्स लेंथ है, मतलब मैं क्या लिख दूंगा L टू द पावर 2 लिख दूंगा। फिर क्या देख रहा हूं टाइम, क्या इसमें टाइम है, टाइम नहीं है, तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा टाइम टू द पावर 0। ठीक, इसी तरीके से जब मैं जाता हूं वॉल्यूम में तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, सिर्फ लेंथ देखने को मिलता है, जब सिर्फ लेंथ देखने को मिलता है तो क्या हो गया, लेंथ का क्यूब हो गया। और अगर पूरे फॉर्म में लिखे तो कैसा बन जाएगा, मास मेरा 0 हो गया, लेंथ मेरा क्यूब हो गया और टाइम मेरा 0। ठीक, इस तरीके से जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड में मेरे को क्या दिखेगा, स्पीड में मेरे को लेंथ दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, और टाइम की पावर कितनी है, -1, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा दिया। और अगर पूरे फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा हो जाएगा, मास मेरा 0 है, लेंथ मेरा पावर 1 में है और टाइम मेरा पावर -1 में। तो ये क्वांटिटी क्या बताती है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितनी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अभी हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को 3 लेके चल रहे हैं, वो है हमारा मास, लेंथ और टाइम। तो हम ये बता रहे हैं कि स्पीड के अंदर मास का कोई रोल नहीं है, स्पीड में लेंथ है टू द पावर 1 और टाइम क्या है, टू द पावर -1। तो ये हमारा पूरा का कहलाता है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, या ये जो तरीका है इस तरीके से हमने क्या किया, डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। अब चलते हैं अपन डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशन इक्वेशन को हम किस तरीके से सेट करते हैं उसको समझते हैं। तो मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं, बोर्ड को मिटाने के बाद समझते हैं अपन डायमेंशन इक्वेशन किस तरीके से होती है। तो देखिए, अब चलते हैं अपन बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि डायमेंशन इक्वेशन किसको बोल रहा हूं मैं। तो लेट अस सपोज दैट मैं डील कर रहा हूं वेलोसिटी के साथ, क्या डील कर रहा हूं, वेलोसिटी के साथ। तो हम एक ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं जो कि उसके डायमेंशंस के साथ उसको इक्वेट करने की कोशिश करे, उसके डायमेंशंस का उसके रिलेशन को शो करने की कोशिश करे। ठीक, अब अपन वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, तो अगर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशनल रिलेशन क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, वेलोसिटी को मैं एक कैपिटल V के साथ इसमें दिखाऊंगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दिखाऊंगा। जब मैं जाता हूं तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लेंथ है और टाइम का मतलब टाइम मेरा इनवर्स के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय टी। तो ये कैसा बनेगा मेरे पास, ये बनेगा L-T-1, और इसमें मास बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे शो कर दूंगा, कैसे शो कर दूंगा, मैं शो कर दे रहा हूं मास टू द पावर 0। तो मैं एक इक्वेशन सेट किया हुआ हूं, इक्वेशन क्या हो रही है, वेलोसिटी के डायमेंशनल क्वांटिटी को बता रही है, डायमेंशनल रिलेशन क्रिएट कर रही है। और यही इक्वेशन को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं डायमेंशनल इक्वेशन बोल रहा हूं। इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं डायमेंशनल इक्वेशन नाम दे रहा हूं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मेथड हमारा कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना या डायमेंशनल इक्वेशन कहलाना। अगर ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वेट नहीं हो रहा है तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कुछ ना कुछ एरर है, उस एरर को हम समझ सकते हैं, उस एरर को हम डील कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में, मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका बेनिफिट क्या मिलता है, उसके एप्लीकेशन को समझते हैं और एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन बोर्ड की तरफ, और हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। तो हमें अलग अलग यूज पे जा रहा हूं, अलग अलग एप्लीकेशन पे जा रहा हूं। सबसे पहले बोर्ड में देख रहा हूं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मैं आपस में ऐड कर सकता हूं और सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मैं आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता।
किस तरीके से, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि हम अगर x प्लस एक्स लेके चलते हैं तो वो 2x हो जाता है, और इसी तरीके से अगर मैं x प्लस वाई लेके चल रहा हूं तो वो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो एज इट इज x प्लस वाई के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये चीज क्या शो करती है, ये चीज मेरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी शो करती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये करती है कि एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मैं आपस में ऐड कर सकता हूं, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, बट अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ना मैं आपस में ऐड कर सकता हूं ना सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अब क्या होता है, जिस प्रकार जैसे मेरे पास मास है, तो मैंने बोला 2 kg प्लस 2 kg, तो मिलकर मेरे पास 4 kg बन गया। 4 kg में से 1 kg मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 3 kg बन गया। मतलब सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मैं आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ हम क्या करते हैं, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो वो इक्वेशन सही है कि नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे एक इक्वेशन में 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों तरफ के हम डायमेंशंस को चेक करते हैं, क्या दोनों तरफ डायमेंशन सेम टू सेम है कि नहीं है। ठीक इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी इक्वेशन की डायमेंशन को चेक करते हैं। अब इसके लिए कुछ थोड़ा सा मेरे पास एक रूल्स जैसे है, रूल्स को समझिएगा। रूल्स नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है, बट लिखने के लिए हम समझते हैं। जैसे लेंथ और लेंथ को अगर आपस में जोड़ते हैं, यहाँ पे लेंथ एक डायमेंशन है उसका, लेंथ और लेंथ को आपस में जोड़ेंगे तो मेरे को लेंथ ही मिलेगा। कैसे, जैसे मैंने बोला 2 मीटर प्लस 6 मीटर, तो 2 मीटर प्लस 6 मीटर क्या बन जाएगा, 8 मीटर। मतलब मैं लेंथ और लेंथ को आपस में प्लस करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ और लेंथ को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फिर से लेंथ ही मिलेगा। कैसा, जैसे लेट अस सपोज दैट 8 मीटर माइनस ऑफ 2 मीटर, तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 मीटर। मतलब अगर मैं लेंथ में से लेंथ को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो फिजिकल क्वांटिटी वाइज मेरे को लेंथ ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं मास प्लस मास करूंगा तो फिर मेरे को मास मिल जाएगा, मास माइनस मास करूंगा तो फिर मेरे को मास मिल जाएगा। इसी तरीके से जब मैं टाइम पे जाऊंगा तो टाइम प्लस टाइम मेरे को फिर से टाइम मिल जाएगा, और टाइम माइनस टाइम का करूंगा फिर से मेरे को टाइम मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन करता हूं डायमेंशन क्वांटिटीज का। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं, कैसा, अगर मैं बोलूं कि लेंथ इनटू लेंथ करता हूं तब मेरे को क्या मिलेगा, तब मेरे को लेंथ का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे लेट अस सपोज दैट 1 मीटर इनटू 1 मीटर, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं मास की बात करूं, कैसा, 1 kg इंटू 1 kg, तो ये बन जाएगा 1 kg टू द पावर 2, kg का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसा लिखेगा मेरे पास, मास इंटू मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्क्वायर। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इंटू टाइम, तो टाइम स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, टाइम इंटू टाइम इज इक्वल्स टू टाइम स्क्वायर। ठीक, बट अगर मैं डिवाइड में जाऊं, कैसा, मैंने बोला लेंथ को मैंने डिवाइड किया हुआ है लेंथ से, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा मतलब क्या हुआ कि इसका डायमेंशन खत्म हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगा। ये कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मेरे को डेंसिटी देखने को मिलता है, तो डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, तो अल्टीमेटली क्या बचता है, कोई यूनिट नहीं बनती। जब वो कोई यूनिट नहीं बनती तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी कहलाती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती है। इस तरीके से अगर अपन क्या करते हैं, लेंथ का लेंथ में डिवाइड दे देते हैं तो अल्टीमेटली क्या बनता है, मेरे पास 1 बनता है। इसी तरीके से अगर मैं मास का मास में डिवाइड दे दूं तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, मेरे पास खाली 1 बनेगा, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी। 2 kg डिवाइडेड बाय 3 kg, तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, 2/3 का रेशियो बन जाएगा। तो 2/3 क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर मैं टाइम डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 1, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल रहा हूं। तो ये मेरे कुछ सिंपल से एल्गोरिथम है, इसको मुझे समझना है कि जब भी मैं डायमेंशन एनालिसिस करूंगा तो मेरे को इन चीजों पे ध्यान देना है कि जब मैं 2 लेंथ को जोड़ूंगा तो लेंथ ही बनेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी लेंथ बनेगा, स्क्वायर करने मल्टीप्लाई करने पे वो स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करने पे वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड की तरफ फोकस करते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर,
और इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है कि जैसे s जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरा एक्सेलरेशन है, t मेरा टाइम है। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, जहां तक आप लोग पढ़े हुए जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और हमको इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। करेक्टनेस मतलब ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है। और किसके थ्रू चेक करना है? बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम करते क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस में क्या हम करते हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड को भी देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को भी देखते हैं। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को एनालिसिस करते हैं कि क्या दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब मेरा सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन में मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या बनते हैं? तो यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को? डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को सिंपली एल मिलेगा। एल बोल सकता हूं, या ज्यादा से ज्यादा मैं इसको अच्छी तरीके से कैसे लिख सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं कि मास मेरा 0 है, इसके पास लेंथ है और टाइम मेरा 0। ठीक, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा राइट हैंड साइड है उसका डायमेंशन एनालिसिस करने के बाद उसका भी डायमेंशन सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसका डायमेंशन सेम टू सेम आ रहा है तो क्या हुआ? ये इक्वेशन मेरी करेक्ट है, नहीं तो ये इक्वेशन मेरी गलत है। अब देखते हैं अपन किस तरीके से डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में चेक करता हूं। ये कैसा बन जाएगा मेरे पास? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का कैसा? यहां पे क्या है मेरे पास? यहां पे मेरे पास ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब अपन देखते हैं कि यहां पे क्या है। यहां पे मेरे को u दिख रहा है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम, टाइम का मतलब क्या हो गया? टाइम इनवर्स। तो इस u का जो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, मतलब वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, वो nt-1 बन गया। ठीक, इसी तरीके से दूसरा क्या है? ये तो मेरे पास टाइम है, टाइम को मैं सिंपली लिख सकता हूं। टाइम क्या बन गया मेरे पास? t बन गया। ठीक, जब मैं इसको प्लस लगाता हूं फिर क्या दिख रहा है? 1/2। 1/2 मेरा एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, तो 1/2 को मुझे स्किप कर देना होगा। अब क्या बनता है मेरे पास? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मतलब क्या हुआ? इसमें एक लेंथ है, और सेकंड का मतलब क्या हुआ? इसमें टाइम है, और स्क्वायर के साथ इनवर्स में है तो -2 बन गया। तो अब यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन में क्या बनेगा मेरे पास? एक्सेलरेशन का बनेगा मेरे पास nt-2। ठीक, और फिर क्या दिख रहा है मेरे को? टाइम का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो टाइम का होल स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? हम टाइम का होल स्क्वायर इधर कर देंगे। ठीक, तो ये क्या कर दिया मैंने? सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए। अब मैं क्या करता हूं? डायमेंशनल एनालिसिस और करता हूं। जैसा इधर देख रहा है मेरे को t, उधर दिख रहा है मेरे को t इनवर्स। t इनवर्स मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो इस t से t इनवर्स मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे t स्क्वायर से t इनवर्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा मेरे पास लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ पड़ा। और अभी हमने पढ़ा था कि लेंथ प्लस लेंथ करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मेरे को? फाइनली लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मेरा बन जाएगा सिंपली लेंथ। अब मैं यहाँ चेक कर पा रहा हूं कि जो मेरा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड है, दोनों का ही सेम टू सेम है। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? m0 and t0। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है m0 l और t0। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं? डायमेंशनल एनालिसिस करके मैंने इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर लिया। करेक्टनेस क्या बोल रही है? करेक्टनेस बोल रही है कि ये इक्वेशन मेरी सही है, इस इक्वेशन में मेरे गलतियां नहीं है। तो ये हमारा मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हमें किसी इक्वेशन को दिया जाएगा और उसकी करेक्टनेस को चेक किया जाएगा। तो हमें मेथड क्या है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड सॉल्व करना है, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन की इसी डायमेंशन एनालिसिस के और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे। मतलब डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन क्या है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको भी ये बताता है। कैसा बताता है? जैसे मैं देख सकता हूं कि जो वेलोसिटी है, जब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहा हूं तो क्या बन रहा है मेरे पास? m0 and t-1। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो वेलोसिटी है
ये लेंथ से भी रिलेटेड है और साथ साथ टाइम से भी रिलेशन है। लेंथ का और टाइम का इस वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है इस इक्वेशन में देख सकता हूं। मतलब जो मेरा सेकंड एप्लीकेशन है वो ये समझाता है कि दो फिजिकल या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपस में क्या रिलेशन है, आपस में किस रिलेशन में वो मैथमेटिकली अरेंज्ड है, इसको भी हम क्या करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के थ्रू समझ पाते हैं। तो ये हमारा था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। चलिए अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा। तो चलिए अब मेरा थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बात कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मतलब हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? चलो मान लेता हूं कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेता हूं कि मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो मैं इस तरीके से दिखा देता हूं कि उसमें m जो है a की पावर में है, l जो है b की पावर में है और t जो है मेरे पास c की पावर में। ठीक, तो मेरे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलो मान लेता हूं कि मैं दो सिस्टम से डील कर रहा हूं। एक मेरे पास सिस्टम 1 है, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट 1 है, और एक मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट 2 है। ठीक, तो जब मैं सिस्टम 1 की बात करता हूं, जब मैं सिस्टम 1 की बात कर रहा हूं तो वो यूनिट मेरी किसके फॉर्म में है? वो यूनिट मेरी मास m1 के फॉर्म में है, लेंथ मेरा l1 के फॉर्म में और टाइम जो है मेरा वो t1 के फॉर्म में है। तो जब मैं इसकी सिस्टम जब ये यूनिट बनाऊंगा तो कैसा बन जाएगा? m1 टू द पावर a हो जाएगा, l1 टू द पावर b हो जाएगा और t1 टू द पावर c हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जब हम एक्सेलरेशन में जाते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड का कितना पावर है? स्क्वायर में, इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं कि टाइम मेरा जो c है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पहले सिस्टम में हम किस तरीके से दिखा रहे हैं? m1 l1 t1 के फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से मैं दूसरा सिस्टम चूज कर रहा हूं, कोई सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट चूज कर रहा हूं, उसमें जो यूनिट होगी मेरी कैसी हो जाएगी? वो जाएगी मेरी m2 l2 और t2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी a और b और c। कैसे? जैसे मान लो कि मैं SI सिस्टम में बात कर रहा हूं। जब मैं SI सिस्टम में बात करूंगा तो m1 क्या हो जाएगा? m1 मेरा kg हो जाएगा, l1 क्या हो जाएगा? l1 मेरा मीटर हो जाएगा और टाइम मेरा क्या हो जाएगा? टाइम मेरा सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं CGS सिस्टम की बात करूंगा तो मास मेरा किसके फॉर्म में हो जाएगा? ग्राम के फॉर्म में, लेंथ मेरा किसके फॉर्म में हो जाएगा? सेंटीमीटर के फॉर्म में, और टाइम मेरा किसके फॉर्म में हो जाएगा? सेकंड के फॉर्म में। तो इस तरीके से मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मेरे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक सिस्टम 1 कहलाएगा, एक सिस्टम 2 कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इसका एनालिसिस तैयार करता हूं कि मैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा। ठीक, तो चलो मान लेता हूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी Q है, अगर जब मैं इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे लेट अस सपोज दैट मैं 5 kg लिख रहा हूं, एक Q मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 kg, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसके पास एक न्यूमरिक नंबर है और एक मेरे पास यूनिट है। तो न्यूमरिक नंबर, तो मान लो मेरे पास क्या है, इसमें एक न्यूमरिक नंबर दिखेगा और एक यूनिट दिखेगा। ठीक, इसी चीज को अगर मैं ग्राम के फॉर्म में देखूं तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 ग्राम। तो अब क्या हो गया? इसका न्यूमरिक नंबर भी चेंज हो गया और इसकी यूनिट भी चेंज हो गई। मतलब अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी एक न्यूमरिक नंबर और यूनिट के साथ में, जिसको मैं n1 और u1 के फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो यही चीज मेरी क्या बन जाएगी? यही चीज मेरी बन जाएगी n2 और u2 के फॉर्म में बन जाएगा। दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, Q ही है। मतलब यहाँ पे Q 5 kg और Q 5000 ग्राम है, बट मैं पहले किसके फॉर्म में दिखा रहा हूँ? n1 u1 के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, दूसरा मैं किसमें दिखा रहा हूँ? n2 u2 के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं काम करता हूं, अभी ये सिस्टम 1 क्या है मेरे पास? सिस्टम 1 मेरे पास u1 है, सिस्टम 1 मेरे पास u1 है, और सिस्टम 2 क्या है मेरे पास? सिस्टम 2 मेरी u2 है। तो अब देखो कैसा हो जाएगा कि ये कैसा बन जाएगा मेरे पास? n1 और u1 को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि ये यूनिट मैंने इमेजिन किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास m1a l1b और t1c। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूं? इस न्यूमरिक को मैं ऐसे करता हूं, क्योंकि अभी मेरे को न्यूमरिक से मतलब नहीं है, मेरे को अभी यूनिट से डील करना है। तो यहाँ पे मेरे क्या दिख रहा है? u2 दिख रहा है। u2 मैंने क्या बनाया है? u2 मैंने ये बनाया हुआ है। तो u2 को मैं रिप्लेस करता हूँ इन सारी क्वांटिटी से, क्या हो जाएगा मेरे पास? m2a n2b एंड t2c। इस तरीके से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अगर मेरे को इस n2 को पता करना है कि n2 मेरा क्या बनेगा, तो कैसा हो जाएगा? n2 मेरा कैसा हो जाएगा? तो n2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और n1 को यहाँ लिख देता हूँ, और ये पूरा का पूरा टर्म में डिवाइड में इसकी यहाँ ले आता हूँ। तो कैसा बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास m1 डिवाइडेड बाय m2, m1 डिवाइडेड बाय m2, इसकी होल पावर में लगा देता हूँ। क्या चल रहा है मेरे पास? होल पावर मेरी a चल रही है। इसी तरीके से मैं लेंथ के साथ करूंगा तो कैसा हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा मेरे पास L1 अपॉन का L2, और होल पावर क्या हो जाएगा मेरे पास b,
और जब मैं टाइम के साथ डील करूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरे पास T1 अपॉन का T2 और ये होल पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को जब मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से कन्वर्ट करूंगा तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या बनेगी, न्यूमेरिक वैल्यू मेरी N2 बनेगी और N2 मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है, लेकिन ये फॉर्मूला तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, मैं बोर्ड से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूं, इसको नोट डाउन करो और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके लिख लो और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल को मुझको सॉल्व करना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम आर टू बी टेकन इन किलोमीटर एंड मिनट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल g। मतलब मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, वो g दी हुई है, ठीक है। मतलब हमने पहले यहाँ पे समझा था कि q जो है उसको हम n1 u1 के फॉर्म में बोल सकते हैं और n2 u2 के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है हमको, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमारे पास स्मॉल g है और स्मॉल g की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है, ठीक। अब मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि लेंथ को हमको किलोमीटर में लेना है और टाइम को हमको मिनट में लेना है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी। मतलब मेरे को N2 पता करना है और U2 दिया हुआ है। U2 क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है मेरा, जो मीटर है, मीटर की जगह क्या यूज करेंगे, किलोमीटर यूज करेंगे और टाइम किस में यूज करेंगे, टाइम हम मिनट में यूज करेंगे, ठीक। तो पहले जो मेरी यूनिट है वो है 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको N2 किलोमीटर मिनट इनवर्स स्क्वायर में। मतलब बेसिक सी बात है, मेरे को N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ N2 पता करना है। क्या पता करना है, N2 पता करना है, ठीक। तो अब क्या होता है यहाँ पे, इसको मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि जो स्मॉल g है, मान लो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। इसका जब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तो मैं स्मॉल g को मान लेता हूँ कि ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c हो जाएगा, ठीक। मैं मान लेता हूँ, जो कि हमने पहले मान के चला हुआ था। जब मैं ये मान के चलता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। मीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लेंथ है और टाइम क्या है मेरे पास, -2, ठीक। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मास मेरा 0 है, लेंथ मेरा 1 है और टाइम मेरा -2 है, क्योंकि स्मॉल g है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं सिंपली देख सकता हूँ कि यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a मेरा 0 है, b क्या है, b मेरा 1 है और साथ साथ मेरा क्या है, c क्या है, c की पावर -2 है। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, फॉर्मूला था मेरे पास n2 = n1 और फिर क्या आ रहा था मेरे पास, m1 अपॉन m2 टू द होल पावर a। उसके बाद क्या आ रहा था मेरे पास, L1 अपॉन N2 टू द होल पावर b। उसके बाद क्या आ रहा था मेरे पास, T1 अपॉन T2 टू द होल पावर c आ जा रहा था। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो कैसा बनेगा, इसी इक्वेशन को मैं इधर सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, N2 = सबसे पहले N1। तो N1 की जगह क्या यूज कर रहे हैं अपन, N1 की जगह यूज कर रहे हैं 9.8, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 9.8 बन जाएगा। इसी तरीके से अब क्या देखता हूं, m1 अपॉन m2 पावर a और a क्या है, 0। मतलब किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। मतलब ये वाले पार्ट को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं सिंपल 1 से। अब इधर चलता हूं, L1 अपॉन L2। देखिए L1 क्या है मेरे पास, L1 चल रहा है मेरे पास मीटर में। चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं या यहीं से डायरेक्ट शो कर रहा हूं, L1 अपॉन L2। L1 क्या चल रहा है मेरा, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मीटर। उसके बाद L2 किस में चल रहा है, L2 चल रहा है मेरा किलोमीटर में। किलोमीटर में चल रहा है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, 1 किलोमीटर लिखूंगा, ठीक। अब इधर क्या है मेरे पास, T1 अपॉन T2। तो T1 किस में चल रहा है, T1 चल रहा है मेरे पास सिंपली सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 सेकंड। और यहाँ पे क्या चल रहा है, T2 में किस में डील कर रहा हूँ, मिनट में डील कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मिनट हो जाएगा। और टू द होल पावर क्या आएगा, टू द होल पावर यहाँ पे -2 आएगा। टू द होल पावर क्या आएगा, -2। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टू द होल पावर क्या आएगा, b क्या है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, होल पावर 1 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना और हमारा कन्वर्जन बनके तैयार हो जाएगा। कैसा, सबसे पहले चलता हूँ N2 = 9.8 1 मीटर पर 1 किलोमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 मीटर अपॉन 1000 मीटर। तो क्या होगा, मीटर से मीटर मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1000 आएगा और फिर क्या होगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास
1 सेकंड, तो 1 सेकंड को मैंने एस लिख दिया और यहाँ पे क्या 1 मिनट, 1 मिनट क्या हो जाएगा मेरे पास 60 सेकंड, तो मैंने इससे कैंसिल कर दिया और -2 बन गया। ठीक, अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे और आपका n2 बन के तैयार हो जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो फॉर्मूला है इसको मिटा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू यहाँ क्या आएगा मेरे पास 1/1000, ये हो जाएगा मेरे पास 1/1000 इंटू इधर क्या लिख रहा है 60 और टू द होल पावर -2 है। 60 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा और 60 का स्क्वायर हो जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 इंटू 60। अब ये 60 इंटू 60 हो गया। इस पार्ट को आप सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका n2 की न्यूमेरिक वैल्यू बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अप्रॉक्सिमेट इसका आंसर 35 के आसपास आता है, 35 समथिंग के आसपास आएगा, इसको चेक कीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर एक्यूरेसी। और जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ, वही फॉर्मूले को हमको यूज करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये मेथड आप लोगों को सीखना है। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।